विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर शनिवार सुबह अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में साइकिलिस्ट शामिल हुए। अमरावती के जिला स्टेडियम से निकली ये साइकिल रैली शहर के इरविन चौक, मालवीय चौक, जयस्तंभ चौक, राजकमल चौक, रेलवे स्टेशन चौक, माल टेकड़ी गर्ल्स हाई स्कूल चौक से होते हुए वापस जिला स्टेडियम में पहुंची। इस रैली में प्रभारी जिलाधिकारी विजय भाकरे, उपायुक्त संजवजी पवार, पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त विक्रम साली और सागर पाटिल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इसके साथ ही बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। वर्ल्ड सायकलिंग डेच्या निमित्त आज या ठिकाणी अमरावती शहरात आयोजित अवेअरनेस आणि फन रॅली जी आयोजित केलेली आहे त्याबद्दल मी अमरावती शहराचे आणि जिल्हा सायकलिंग असोसिएशनचं अभिनंदन करतो। सायकलिंगपासून आरोग्य आणि हेल्थ आणि फिटनेस याची जी अवेअरनेस कॅम्पेन सुरू आहे त्याला आणखी प्रगती हो, त्याची जास्तीत जास्त लोकांनी याचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या हेल्थसाठी फिटनेस पुढे यावं। तुअर के दाम में हर दिन इजाफा हो रहा है। अमरावती बाजार समिति में 4110 क्विंटल की आवक हुई। इस तुअर की कीमत सर्वाधिक 10,451 रुपए प्रति क्विंटल रही। अमरावती जिले में पिछले सीजन की खेती 1.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई थी। इसमें लगातार बारिश से मार रोग के प्रकोप से कम 30,000 से 40,000 हेक्टेयर में भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा कड़ाके की ठंड के कारण पाले से भी कुछ नुकसान होने से औसत उत्पादन में कमी आई है। जिले में ही नहीं बल्कि देश भर में तुअर की फसल की ऐसी ही स्थिति के कारण अब तुअर की मांग बढ़ी है और इससे कीमत भी लगातार बढ़ रही है। पिछले सीजन तुअर को 6,600 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिला था। इस बार तुअर की उत्पादन में गिरावट आई है और अब अगली फसल फरवरी 2024 के बाद बाजार में आएगी। इसीलिए तुअर की मांग और कीमतें भी बढ़ गई है। अमरावती के बाजार समिति में तो तुअर की कीमत 10,000 रुपए के पार पहुंच गई है। एक महीने पहले अमरावती जिले के मेलघाट टाइगर रिजर्व के गोगामल वन्य जीव मंडल में 2 बाघों की लड़ाई में एक बाघ की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया था। लेकिन गंभीर रूप से घायल इस बाघ को वन विभाग अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। वन्यजीव प्रेमी नीलेश कांचनपुरे का आरोप है कि देश में बाघों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन टाइगर रिजर्व के अधिकारी व कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। वर्तमान में अधिकारियों के तबादले का समय चल रहा है और सभी अधिकारी बेहतर स्थान पर स्थानांतरित होने की कोशिश कर रहे हैं और इस कारण भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस घायल बाघ की उपेक्षा की जा रही है। इस बीच कांचनपुरे ने इसकी शिकायत वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से की है और मामले की उच्च स्तरीय जाँच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। 29/4/2023 रोजी वैरा टुरिझम सफारी गुगामल वन्यजीव विभागाअंतर्गत येणाऱ्या चिखलदरा वन परिक्षेत्र कार्यालयाअंतर्गत 2 वाघाच्या झुंजीमध्ये 1 वाघाचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले होते। त्यावेळी प्रथमदर्शनी वरिष्ठ अधिकारी व स्थानिक मेळघाटच्या डॉक्टरांनी सांगितले होते की अति रक्तस्रावामुळे ह्या वाघाचा मृत्यू झाला असावा। 2 वाघाच्या झुंजीमध्ये वर्चस्वाच्या लढाईमध्ये 1 वाघ मरण पावल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले, परंतु दुसरा वाघ त्या ठिकाणी जखमी झाल्याचे हेही त्यांनी स्पष्ट केले। पण 1 महिना उलटूनही त्या वाघाचा शोध घेण्यात स्थानिक वन प्रशासन हे पूर्णपणे अपयशी ठरलेलं आहे। एकीकडे शासन करोडो रुपये खर्च करून वाघ वाचवण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करतात, पण स्थानिक वन कर्मचारी अधिकारी ज्यांच्यावर वाघाला संरक्षण देण्याची जबाबदारी आहे तेच हलगर्जीपणा करतात। त्यामुळे या अधिकाऱ्यांवर कठोरात कठोर कारवाई करण्यात यावी हीच आमची एक विनंती आहे। केंद्र की मोदी सरकार ने 9 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी महाजन संपर्क अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने तहसील के पुसला में 25 लाभार्थियों के घर जाकर उनसे बातचीत की है। पुसला में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नागरिकों को घर दिए गए। उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से निशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री जल मिशन के तहत नल कनेक्शन दिया गया है। मुफ्त अनाज योजना के माध्यम से भी अनाज दिया जा रहा है। साथ ही विधवाओं एवं वृद्धजनों को भी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इन दिनों सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाए गए महाजन संपर्क अभियान के तहत पूरे क्षेत्र का दौरा कर नागरिकों से बातचीत की जा रही है। इस दौरान नागरिक उन्हें सहज प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है। मुझे मोदी जी की तरफ से घरकुल मिला, नल मिला, शौचालय मिला और खाने के लिए मुफ्त का अनाज भी मिला और मुझे गैस भी मिला और मैं विधवा पेंशन भी मिलता है मुझे। इसलिए उन्हें मोदी जी को और मेरे घर में अनिल बोंडे
मिलने आए थे और उन सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका के अनुसार न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार प्रिंटिंग एजेंसी द्वारा मुद्रित प्रत्येक बैनर पोस्टर बोर्ड पर अनुमोदन आदेश का वितरण और अवधि का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र के बिना अनुमति के कोई भी बैनर पोस्टर बोर्ड नहीं छापना चाहिए, ऐसा आदेश मनपा ने जारी किया है। इससे पहले मनपा द्वारा समय समय पर बैठकों और नोटिसों के जरिए जानकारी दी गई थी, लेकिन इसे किसी भी तरह से लागू नहीं किया गया है। मुद्रण एजेंसियों से नोटिस प्राप्त करने के बाद उक्त बैनर की अनुमति विपणन और लाइसेंसिंग विभाग से प्राप्त की जानी चाहिए और एजेंसियों द्वारा मुद्रित किए जाने वाले निम्नलिखित बैनर पोस्टर बोर्ड को प्रकाशित करने से पहले प्रकाशक का नाम उक्त बैनर पर मुद्रित किया जाना चाहिए। मनपा उपायुक्त जुम्मा प्यारेवाला ने कहा है कि मनपा क्षेत्र में बिना अनुमति के लगाए गए होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि लगाने पर महाराष्ट्र की संपत्ति को खराब होने से रोकने के लिए अधिनियम 1995 की धारा 3 और 4 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। अमरावती शहर में वट पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुहागिनों ने बरगद के पेड़ की पूजा की और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। वट पूर्णिमा ज्येष्ठ के महीने में आने वाला महिलाओं का त्योहार है। जैसे कि नाम से पता चलता है, ये बरगद के पेड़ से जुड़ा हुआ है। इस दिन सुहासिनी महिलाएं ज्येष्ठ शुद्ध पूर्णिमा पर बरगद के पेड़ की पूजा करती है और इस व्रत को रखती है। शनिवार को महिलाओं ने बरगद के पेड़ की पूजा की और अपने पति की लंबी उम्र तरक्की के लिए इस वट के पेड़ की पूजा की। इस अवसर पर उन्होंने पारंपरिक परिधान पहनकर उत्साह से भाग लिया। इस समय सुहासिनी महिलाओं द्वारा बरगद के पेड़ के चारों ओर धागे बांधकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने का दृश्य देखा गया। अमरावती शहर में श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के अमृत महोत्सव वर्ष के समापन और नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अमृत धन किताब का विमोचन हुआ। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। नॉन टीचिंगच्या दोन मोठ्या मागण्या आपण मान्य केल्या। त्या नॉन टीचिंग मधली एक मागणी अशी होती की त्यांना 7वा वेतन आयोग मिळाल्यानंतर 900 कोटी रुपये हे फायनान्सकडून मान्य करून घेतले। त्याची कॅबिनेट डिसिजन झाला आणि सगळ्या महाराष्ट्रातल्या 17,000 नॉन टीचिंग स्टाफला 7वा वेतन आयोग हा 5 टप्प्यामध्ये मिळणार। पहिले 2 टप्पे लगेच मिळणार, नंतरचे 3 टप्प्यांचं त्याच्याशी बोलून टाइम टेबल ठरलंय, तरी ते मान्य केलं। 3000 हे एक असं युनिट आहे की ज्याच्यामध्ये त्या विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारच्या कोर्सेसमध्ये आपण सहभागी करून आता 148 महाविद्यालय प्रत्येकी 2 म्हटलं तर 450 होतील। 1100 महाविद्यालयातली जर 450 500 महाविद्यालय नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करायला लागली, त्याच्यामध्ये नुसतं वेगवेगळ्या प्रकारचे कोर्सेस शिकवून त्याला व्हर्सटाईल करा असं नाही आहे, तर त्याचं शिक्षण मातृभाषेमध्ये द्या असा त्याच्यातला आग्रहाचा विषय आहे। बुल्ढाना के सोलंकी लेआउट में देर रात एक घर में भीषण आग लगने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगने के बाद आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे घर में फैल गई। इस घटना से परिसर में अफरा तफरी मच गई है। बुल्ढाना के सोलंकी लेआउट में बांबल परिवार का घर है। परिवार के सभी लोग एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने के लिए दूसरी जगह गए हुए थे। घर पर केवल बुजुर्ग पिता अंबादास बांबल ही थे। इसी बीच रात के समय घर के बाहर खड़ी दोपहिया वाहन में आग लग गई और गाड़ी के पेट्रोल टंकी में अचानक से धमाका हुआ, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आग पूरे घर में फैल गई। इस भीषण आग में अंबादास बांबल गंभीर रूप से झुलस गए। आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाई। वैसे विधायक संजय गायकवाड़ भी स्थानीय नागरिकों के साथ आग पर काबू पाने की मदद किए। इस घटना के बाद गंभीर रूप से जख्मी अंबादास बांबल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई।
अकोला के MIDC फेज 4 के प्लॉट नंबर 74 के गोदाम में आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपए का डिटर्जेंट और एसिड का सामान जलकर बर्बाद हो गया। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी थी। अकोला शहर के MIDC क्षेत्र के फेज 4 में SK साउजी कंपनी के एक बंद गोदाम में आग लग गई। इस आग में व्हाइट कैट कंपनी की डिटर्जेंट और लाखों रुपए का एसिड जलकर बर्बाद हो गया। इस बंद गोदाम में आग की लपटें और धुआं निकलते देख क्षेत्रवासियों ने MIDC की दमकल को सूचना दी। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। MIDC और मनपा की फायर ब्रिगेड को इस आग पर काबू पाने के लिए गोदाम की शटर तोड़कर अंदर प्रवेश करना पड़ा। इस दौरान कर्मचारियों को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। आम्हाला घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही विजिट सेंटरमध्ये टर्नआउट होऊन फेज 4मध्ये प्लॉट नंबर 74ला पोहोचलो। आम्ही वर्दी मिळतात आम्ही असं निदर्शनास आलं की कंपनीमध्ये शटर बंद असल्या कारणाने मध्ये ॲसिडच्या ज्या बॉटल्स होत्या त्या जळाल्या असल्यामुळे बाहेर धूर निघत होता। आम्ही प्रथमदर्शनी त्याचे निरीक्षण करून आणि सेटरवर उचलून आगीवरती नियंत्रण मिळवलं आणि कुठल्याही प्रकारचं आणि कॉर्पोरेशनची जी गाडी आहे त्यांना पण आम्ही कॉल देऊन इथे बोलावून घेतलं आणि दोन्ही गाडी मिळून आम्ही आग पूर्ण आटोक्यात आणून आता कुठल्याही प्रकारचा धोका नसून सर्व काही व्यवस्थित। बुल्ढाना जिले के खामगांव में अंकुर कृषि केंद्र में 2 दिन पूर्व किसानों को आर्थिक रूप से लूट और सोयाबीन मनमानी कीमत पर बेचे जाने की बात सामने आने पर कृषि विभाग ने कृषि केंद्र का लाइसेंस रद्द कर दुकान व गोदाम को सील कर दिया, जिसके बाद फिर से अंकुर कृषि केंद्र के एक और गोदाम को सील किया गया है। कृषि विभाग ने किसानों से ठगी करने वाले कृषि केंद्र संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। परवानाधिकारी तथा जिल्हाधिकारी कृषी अधिकारी बुलढाणा यांच्या आदेशानुसार मी अंकुर कृषी केंद्र खामगाव यांच्या परवा सोयाबीन बियाण्याच्या जादा दराने घेतल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव सादर केला होता। त्यानुसार त्यांचे दिनांक 1 जून 2023 रोजी परवाना निलंबित केला असून त्यांचे जे गोडाऊनमध्ये शिल्लक सोयाबीन साठा त्याच्यामध्ये सील करण्यात आलेला आहे। यामध्ये साधारण 3926 बॅगा या सोयाबीनच्या विविध कंपन्यांच्या बिया याच्यामध्ये सीलबंद करून ठेवलेल्या। आमचा अहवाल माननीय जिल्हाधिकारी कृषी अधिकारी बुलढाणा यांना सादर करण्यात येत आहे। अद्यापही अजून एक गोडाऊन तपासणी बाकी है। तपासणीनंतर अंतिम अहवाल येऊ शकेल। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UC न्यूज़।